जरा जरा ख्याल रखिए वक्त का, जरा ख्याल रखिए वक्त का, कहीं मंजिल दूर ना हो जाए। जरा ख्याल रखिए वक्त का, कहीं मंजिल दूर ना हो जाए। आप बैठे रहें इंतजार में और देर ना हो जाए। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का OCM न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 4 का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैंकिंग सर्विसेज का एक और इंपॉर्टेंट पहलू समझने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगे जहां से आप अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं। ढेर सारे वीडियोस हैं, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। इकोनॉमिक्स, OCM, SP की जरूर 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 IT के वीडियोस भी देखिए। अगर आप IT सब्जेक्ट ले चुके हैं तो अपनी पढ़ाई को यहां से भी आप जारी रख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, याद रखिए बिजनेस सर्विसेज चैप्टर नंबर 4 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है OCM के सिलेबस का। इस साल का 20 से 24 मार्क का वेटेज है बॉस, 20 से 24 मार्क का वेटेज है इस चैप्टर का। और अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से कर लिया तो आपका हो जाएगा बेड़ा पार बड़े ही आसानी से। तो जरूर इसको अच्छे से पढ़िए। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मेरे पुराने वीडियोस भी हैं, ये नए वीडियोस आपको और अच्छे से थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के साथ सिखा रहा हूं, तो आपको शॉर्ट कोड्स वगैरह से टिप्स और ट्रिक्स के साथ मदद जरूर मिलने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर भी, यस, अनअकैडमी पर भी आप लर्निंग को एक नया डायमेंशन दे सकते हैं। महाराष्ट्र बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ही के लिए है अनलॉक 20 ऑफर। ये ऑफर अभी आपको अपनाना है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको दबाना है। याद रखिए दोस्तों, अनलॉक 20 जो है ये आपके लिए बहुत सारी सेविंग और बचत लेकर के आता है। अगर आप ध्यान से देखें यहां पर तो यू विल फाइंड दैट आप 5 से 6 हजार रुपए बचाने वाले हैं बॉस। यस, 24 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो कि एक्चुअल में 26,000 का है, अनलॉक 20 से आपको 20% डिस्काउंट मिलता है और आप 5,500 तक यानी 5,290 रुपए तक बचा सकते हैं। 20% की छूट आपको मिलती है। आप 21,000 रुपए में 24 महीने का सब्सक्रिप्शन, मतलब तू ये साल तो पढ़ ही रहा है बॉस, अगले साल की पढ़ाई के लिए भी तू सब्सक्रिप्शन ले लेगा। 24 महीने का ये सब्सक्रिप्शन है, जबरदस्त था। आपके आने वाले फ्यूचर कोर्सेज की भी आपको यहां से मदद मिल सकती है। अभी आप 10th में तो 11th की भी आपकी पढ़ाई का जो है बोझ हल्का हो जाएगा कहीं ना कहीं। साथ ही साथ आपका जो नीड्स है पढ़ाई का कि आप टॉप एजुकेटर्स से पढ़ पाएं और डाउट्स अपने सॉल्व कर पाएं एकदम मस्त से, आराम से, वो यहां से होता है बॉस। और इसीलिए बहुत जरूरी है आपको 18 मंथ्स का लेना है, 12 मंथ्स का, 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, सभी पे आपको मिलेगा 20% की छूट। जी हां, 20% अनलॉक 20 फॉर ऑल महाराष्ट्र बोर्ड सब्सक्रिप्शंस। जी हां, आपको हमारा कोड यूज करना है JR10। ये जो अपना कोड है JR10 कोड यूज करके आप आसानी से, यस, एकदम आसानी से अनलॉक 20 को अपना सकते हैं। और इस कोड का मैं फिर एक बार यहां पर कलर बदल करके लिख देता हूं, JR10। यस, JR10 कोड यूज कीजिए और 20% ऑफ जरूर 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 आपको मिलेगा। तो प्लीज इसका फायदा उठाइए। अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। महाराष्ट्र बोर्ड के सभी सब्सक्रिप्शन पर ये है और ये जो चल रहा है ये अक्टूबर 11 से 14, जी हाँ, 11 to 14 के बीच में आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा। एक बार हाथ से निकल गया ना मौका तो फिर ज्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे और इसीलिए मैं समझता हूं कि जरूर आपको इसे अपनाना चाहिए, क्योंकि यार प्राइस हाइक इज कमिंग सून बॉस। बिग अनाउंसमेंट है ये, CBSE के हों या महाराष्ट्र बोर्ड के, हर एक स्टूडेंट के लिए सब्सक्रिप्शन जो है वो अब महंगा होने वाला है। तो प्राइस हाइक इज कमिंग सून। अगर आपको अपने माता पिता के पैसे बचाने हैं तो अभी सब्सक्रिप्शन लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर उसका फायदा उठाइएगा। और आपने तो सुना ही होगा यार कि जरा ख्याल रखिए वक्त का, जरा ख्याल रखिए वक्त का, कहीं मंजिल दूर ना हो जाए। जरा ख्याल रखिए वक्त का, कहीं मंजिल दूर ना हो जाए। आप बैठे रहें इंतजार में और देर ना हो जाए। तो याद रखिए आपको बैठे नहीं रहना इंतजार में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर क्लिक कीजिए और फायदा उठाइए इस पर्टिकुलर चीज का। हम बात कर रहे हैं बिजनेस सर्विसेज की। ऐसी सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बिजनेस
कोई भी आइसोलेटेड मैनर में नहीं चल सकता, आइसोलेटेड मैनर में नहीं चल सकता, अकेला नहीं चल सकता। बिजनेस को बहुत सारी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी सर्विसेज जो होती हैं बिजनेस को हेल्प करती हैं ग्रो करने में, डेवलप करने में, आगे बढ़ने में, एक्सपांड करने में। और इसीलिए इस चैप्टर के अंदर अलग अलग बिजनेस की सर्विसेज हम पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने बैंकिंग सर्विस के बारे में पढ़ा था, बैंकिंग सर्विस के बारे में पढ़ा था, अपन ने आधा पार्ट कंप्लीट किया है, आधा आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अलग अलग स्पेशलाइज्ड बैंक्स के बारे में आज अपन जानने वाले हैं। वंस अगेन, ऑपरेटेड कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन आइसोलेटेड मैनर। क्या बोलती है पब्लिक? पब्लिक बोलती है कि भाई कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन आइसोलेटेड मैनर, इट रिक्वायर्स एक्टिविटीज व्हिच फैसिलिटेट बिजनेस टू ग्रो रैपिडली। बिजनेस सर्विसेज वो एक्टिविटी है जो आपको रैपिडली ग्रो करने में मदद करती हैं। दोस्तों याद रखिए, इन्हीं बिजनेस सर्विसेज का यहां पर एक कच्चा चिट्ठा दिया गया है, जैसे कि बैंकिंग सर्विस, कम्युनिकेशन की सर्विस, ट्रांसपोर्ट की सर्विस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग। इस पूरे चैप्टर में अपन ये 5 सर्विसेज जो है पढ़ने वाले हैं और इन 5 सर्विसेज की मदद से बिजनेस जो है वो ग्रो होता है। हर सर्विस को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बैंकिंग सर्विस को शुरू किया, यस बैंकिंग सर्विस को शुरू किया हमने CCD यानी 3CD जो है वो कंप्लीट किया पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। 3CD शॉर्ट कोड के साथ अपन ने क्या पढ़ा? बैंक के अंदर सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक। सेंट्रल, कमर्शियल, कोऑपरेटिव, डेवलपमेंट। सेंट्रल, कमर्शियल, कोऑपरेटिव, डेवलपमेंट, 3 बैंक सी से और एक डी से हमने पढ़ा। इसके अलावा आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अपना इधर वाला हिस्सा है। आज हम एक्सचेंज बैंक पढ़ेंगे, इसके अलावा रीजनल रूरल बैंक, then we'll study about the savings bank, then investment bank और specialized banking। तो आज का हमारा जो हिस्सा है वो इस तरफ का है। बैंकिंग सर्विसेज को हम कंप्लीट करने वाले हैं, अच्छे से इसको समझने वाले हैं। चलिए आज की इस वीडियो में बढ़ते हैं सबसे पहले आगे विद एक्सचेंज बैंक्स। जी हाँ, एक्सचेंज बैंक याद रखिए। फॉरेन एक्सचेंज बैंक, कौन सी बैंक भाई? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने वाली, यानी बाहर का पैसा, बाहर का पैसा। याद रखिए फॉरेन एक्सचेंज बैंक जो है वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करती हैं, हेल्प करती हैं। मुख्य काम जो है बहुत सिंपल से, फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन, इशू लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एलसी, इसके अलावा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स एक्सेट्रा। तो ये 3-4 बेसिक काम हैं जो फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स करती हैं। दोस्तों एग्जांपल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक्स आर बार्कलेज बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो एक्सेट्रा। सम फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज बैंक्स आर फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन, लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है, एक ही चीज दिमाग में फिट करनी है। एक्सचेंज बैंक क्या करती है? फैसिलिटेट्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, मतलब हमारा व्यापार जो हो रहा है दूसरे देशों के साथ, वो ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, डॉलर का कन्वर्जन रुपीस में, रुपीस का डॉलर्स में, ये सारा जो है कच्चा चिट्ठा एक्सचेंज बैंक संभालती है और इन्हीं के जरिए ये आसान और पॉसिबल हो पाता है। बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। अगला जो स्पेशलाइज्ड बैंक का जिम्मा है वो आता है रीजनल रूरल बैंक्स के ऊपर। रीजनल रूरल, नाम से बोल दिया भाई, रीजनल रूरल, रीजनल रूरल। रीजनल रूरल मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में, गांव खेड़े में, ये वो इलाके हैं जहां पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जहां कमर्शियल बैंक्स पहुंच नहीं पाती, कोऑपरेटिव बैंक्स को वहां एक्सेस नहीं मिल पाता। ऐसी जगहों पर ये रीजनल रूरल बैंक्स बहुत सहकारी साबित होती हैं दोस्तों, और गांव के गरीब किसान, गरीब फार्मर, लेबर, मजदूर को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने का काम करती हैं। जी हां, रीजनल रूरल बैंक्स वर एस्टैब्लिश्ड इन 1975। दीज बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाय लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यानी सरकार द्वारा ही ये जो है स्पॉन्सर की गई है। द कैपिटल ऑफ आरआरबी इज कंट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 50% एंड स्टेट गवर्नमेंट 15% एज वेल एज स्पॉन्सर्ड बैंक्स 35%। तो इस प्रकार से जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इनको चलाने में अलग अलग जगह से कैपिटल आता है, अलग अलग जगह से पैसा आता है, केंद्र सरकार हो, राज्य की सरकार हो और स्पॉन्सर्ड बैंक्स हो, इनकी तरफ से ये जो पैसे आ जाते हैं। दोस्तों आरआरबीज मोबिलाइज डिपॉजिट प्राइमरीली फ्रॉम रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज एंड प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस मोस्टली टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड रूरल आर्टिसंस। तो कहीं ना कहीं बहुत क्लियर है, जिनसे लेना है उन्हीं को देना है। कहीं ना कहीं आप जिससे डिपॉजिट ले रहे हैं, गरीब किसानों से, गरीब फार्मर्स से, लेबर्स से, उन्हीं को आप लोन भी दे रहे हैं। ज्यादातर ये बैंकें जो हैं पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ही बैंकिंग सिस्टम से जोड़ते हुए उन्हीं को लोन्स देने का काम कर रही है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। यस, द नेक्स्ट पॉइंट हियर सेज, अगली बैंक है हमारी सेविंग्स बैंक। बड़ी सिंपल और आसान पॉइंट है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग बैंक इज टू एनकरेज सेविंग्स, बचत करना, ये एक मोटिव है और यही लोगों को समझाना है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना है सेविंग करने के लिए। एनकरेज सेविंग्स ऑफ द पीपल स्पेशली इन रूरल एरियाज। एग्जांपल्स ऑफ सच बैंक्स इंक्लूड पोस्टल सेविंग बैंक,
आपके बड़े कोई घर में होंगे, उनको पूछिएगा, आपको बताएंगे कि कैसे पोस्ट में भी पैसे जमा करके आप महीने महीने या डेली बेसिस पर भी पैसे जमा करते हुए आप जो है सेविंग्स कर सकते हैं। तो ये पोस्टल सेविंग बैंक बहुत जबरदस्त होती है। कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स का भी इन्हीं सेविंग्स बैंक के अंदर समावेश होता है। इसके अलावा बात करें आईसी इन्वेस्टमेंट बैंक, तो ये नाम से ही कहती हैं कि भाई मैं तो इन्वेस्टमेंट की बैंक हूं। तो जब भी फाइनेंशियल एडवाइजरी या असिस्टेंस चाहिए होता है, कस्टमर कहां इन्वेस्टमेंट करे, कहां पर क्लाइंट को इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ज्यादा अच्छे से बता पाती हैं। देयर क्लाइंट्स जनरली इंक्लूड बिजनेस फर्म्स, बड़े व्यापारी होते हैं, या तो सरकार या सरकारी ऑर्गेनाइजेशन। इन्वेस्टमेंट बैंक जो होती हैं फैसिलिटेट करती है मर्जर्स और एक्विजिशंस बाय अंडरटेकिंग रिसर्च एंड प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ी बैंकें हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ये बड़े व्यापारियों को मर्जर्स और एक्विजिशंस में मदद करती हैं कि यार वोडाफोन को आइडिया से हाथ मिला लेना चाहिए, तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना पैसा कौन लगाएगा, ये सारी एडवाइजरी जो है इन्वेस्टमेंट बैंक्स के जरिए आसानी से समझ में आ जाती है और उसका फायदा उठा सकते हैं। एंड ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जनरली इन्वेस्टमेंट बैंक्स डू नॉट डायरेक्टली डील विद जनरल पब्लिक, यानी आम पब्लिक मेरे तुम्हारे जैसे लोगों से तो ये डील नहीं करते, ये बिजनेस हाउसेस से, बिजनेस फर्म्स के साथ डील करते हैं, मर्जर्स और एक्विजिशंस यहां पर किए जाते हैं। और इसीलिए बात बड़ी सिंपल सी है कि इन्वेस्टमेंट बैंक इन्वेस्टमेंट करवाती है, सेविंग बैंक सेविंग करवाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे पार्ट्स जो है आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला जो पॉइंट निकल करके आता है वो है स्पेशलाइज्ड बैंक्स। आहा, स्पेशलाइज्ड बैंक, दीज बैंक्स केटर टू द रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोवाइड ओवरऑल सपोर्ट फॉर सेटलिंग अप बिझनेस इन स्पेसिफिक एरियाज। म्हणजे जे स्पेसिफिक एरियाज असतात तिथे तुम्हाला जर बिझनेस सेटअप करायचा आहे, जिथे ऑप्शन्स नाहीये, जिकडे रिसोर्सेस कमी आहेत, तिकडे तुम्हाला जर काय स्पेसिफिक उद्योग करायचा असेल तर बैंक तुम्हाला सपोर्ट करते और ये स्पेसिफिक एरियाज में स्पेशलाइज्ड बैंक ही आपको काम आती हैं। इसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक है, एग्जिम बैंक इसको बोलते हैं, सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कच्चे चिट्ठे संभालती हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में प्रोवाइड करती हैं, मतलब असिस्टेंस यानी हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं, एडवाइस देती हैं। और इसीलिए दिस बैंक प्रोवाइड्स financial assistance to exporters and importers and functions as the principal financial institution for coordinating the working of institutions engaged in financing export। यानी जो भी छोटे बड़े कंपनी व्यापारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील कर रहे हैं, उनका कैपिटल कितना है, उनको कितने फंड्स की जरूरत है, उनको कभी ओवरड्राफ्ट की वगैरह जरूरत है, तो एग्जिम बैंक के जरिए वो डील कर सकते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उन्हें असिस्टेंस मिल जाता है, सहायता मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाता है। एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू प्रमोटिंग द कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड, म्हणजे आपल्या देशाचा व्यापार कसा वाढवता येईल, अपने देश को कैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और किस तरह से ज्यादा इनकम फॉरेन एक्सचेंज का हमें आ सके, ये देखने का काम भी एग्जिम बैंक्स ही करती हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारे जो बैंक के टाइप हैं वो समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड बैंक के अंदर ही हम बात करें तो ये है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी, बड़ी फेमस है दोस्तों सिडबी, एग्जिम बैंक के बाद दूसरे नंबर पर। यहां नाम में ही है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, तो ये किस लिए है, तो भाई छोटे उद्योग जो है, लघु उद्योग जिनको बोलते हैं, मध्यम उद्योग जिसको बोलते हैं, जहां कैपिटल कम होता है, ऐसे उद्योगों को सपोर्ट करने के लिए, इनके ग्रोथ और इनकी तरक्की के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए सिडबी का गठन जो है किया गया है 2 अप्रैल 1990 में अंडर एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। एक्ट्स एज द प्रिंसिपल यानी सबसे मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, क्या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, क्या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, क्या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, याद रखने का बेटा बच्चियों, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के भले के लिए कौन सी बैंक है, सिडबी है। कौन सी बैंक है, सिडबी। नाम ही है ना, स्पेशलाइज्ड है। एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए स्पेशलाइज थी, ये वाली बैंक किसके लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए है, एमएसएमई के लिए है। एमएसएमई बोले तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, ओके। as well as for coordination of functions of institutions engaged in similar activities, मतलब जो भी ऐसे छोटे उद्योगों से डील कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं उससे रिलेटेड, उनके लिए दोस्तों ये जो बैंक है वो काम करती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सिडबी के बारे में आप समझ गए होंगे। इसके जैसी एक और स्पेशलाइज्ड बैंक की बात करें तो वो है हमारी नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो दोस्तों यहां पर भी नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। नाबार्ड बोले तो क्या, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्या एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है, जैसे आरबीआई है ना एपेक्स इंस्टीट्यूट, वैसे ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एपेक्स इंस्टीट्यूट है और ज्यादातर छोटे बड़े रूरल बैंक्स को, रीजनल रूरल बैंक्स को फंड देने का काम करती है ताकि वो अपने अपने एरियाज में किसानों को, फार्मर्स को लोन दे सके, उनको जो है मदद कर सके, सहायता कर सके। तो इट इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंसिंग
एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर। हर बैंक का मेन काम समझ लीजिए। सिडबी के अंदर स्मॉल इंडस्ट्रीज, एक्जिम के अंदर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, और यहाँ पे नाबार्ड के अंदर क्या है भाई स्पेशलिटी, तो ये एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड प्रोवाइड्स बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट थ्रू रीजनल रूरल बैंक्स। मतलब ये जो रीजनल रूरल बैंक्स है उनके जरिए नाबार्ड काम करती है। नाबार्ड खुद जा जाके लोन नहीं देती, नाबार्ड बैंकों को देती है, छोटी छोटी बैंकों को गांव खेड़े के अंदर रूरल एरियाज में, और वो बैंकें जो है वो किसानों को, फार्मर्स को लोन देती हैं। इट इज कंसर्न्ड विद पॉलिसी प्लानिंग एंड ऑपरेशंस रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल क्रेडिट एंड क्रेडिट फॉर अदर एक्टिविटीज इन रूरल इंडिया। गांव के अंदर कोई भी खेती बाड़ी से रिलेटेड एक्टिविटी है, कोई भी खेती बाड़ी से जुड़ी एक्टिविटीज है, तो वो सारी में मदद करेगी नाबार्ड आपको रीजनल रूरल बैंक्स की सहायता से, और यही इसकी खासियत है। इट प्रोवाइड्स फाइनेंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉट टू द इंडिविजुअल्स। यानी कोई डायरेक्ट किसान जाके यहां से लोन नहीं मांग सकता है, वो तो रीजनल रूरल बैंक में ही जाएगा। रीजनल रूरल बैंक को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कौन मदद करेगा? नाबार्ड मदद करेगी। ये उनकी एपेक्स बैंक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया। हम स्पेशलाइज्ड बैंक पढ़ रहे थे, अब यहां पर न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग की जब बात करते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक के बाद, तो नए मॉडल में तो भाई स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बहुत आगे हैं। स्मॉल फाइनेंस मतलब ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा, कोई स्पेशल नीश है बैंक का, जैसे कोई एग्रीकल्चर पे है, कोई इंडस्ट्रीज पे है, तो उससे जुड़ी हुई जो बैंक है उन्हें हम स्मॉल फाइनेंस बैंक कहते हैं। लाइसेंस उनको मिलता है, बेसिक बैंकिंग सर्विसेज ये कर सकती हैं, जैसे कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग, ये बेसिक काम तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक करती हैं। इनका एम क्या है? तो वंस अगेन सेम एम है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट सिडबी का था, जो नाबार्ड का था। जो छोटे गांव रूरल हैं, जो बैंकिंग सिस्टम से दूर है ना, उनको बैंकिंग सिस्टम में लाने का ही तो मेन मोटिव है, और वही पूरा कर रही है हमारी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये जो है माइक्रो फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटिटीज जो हैं, इन्हें बैंकिंग सिस्टम में लाना चाहती हैं। दे आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। देयर इज नो टेरिटोरियल रेस्ट्रिक्शन, मतलब ये किसी स्पेसिफिक रीजन में नहीं होंगी, ये कहीं पर भी खोल सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। एंड दे वर सेट अप विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर प्रोमोटिंग रूरल एंड सेमी अर्बन सेविंग्स। तो गांव में, सेमी अर्बन एरियाज में, इन सभी जगहों पर बैंकिंग सुविधाएं हों उपलब्ध, इस उद्देश्य से, इस मकसद से, इस ऑब्जेक्टिव से स्मॉल फाइनेंस बैंक को नए मॉडल के रूप में जो है वो शुरू किया गया था। दोस्तों इसके अलावा अगर आखिर में बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दी स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो भाई प्रोविजन ऑफ सेविंग फॉर अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड सेक्शन, दूसरा सप्लाई ऑफ क्रेडिट, इनको लोन वगैरह प्रोवाइड कराना स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। एग्जांपल है इनका जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये कुछ उदाहरण है स्मॉल फाइनेंस बैंक के। इनका मकसद बड़ा ही क्लियर है, सेविंग करवाओ, बैंकिंग सिस्टम से किसानों को, गरीबों को, पिछड़ों को जोड़ो, और साथ ही साथ उन्हें लोन्स वगैरह की सुविधाएं जो बड़े बैंक नहीं दे पाते वो आसानी से प्रोवाइड कराओ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट स्मॉल फाइनेंसिंग का आप समझ गए होंगे। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो अगला नया मॉडल जो आता है वो है पेमेंट बैंक का। पेमेंट बैंक क्या है? तो इट इज अ न्यू मॉडल ऑफ बैंकिंग। इट इज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द मेन एम इज टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स एंड लो इनकम पीपल। देखिए हर बैंक में आपको यही दिखाई देगा, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो रूरल लेवल पर जी रहे हैं, उन्हें सुविधाएं दी जाए, बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए, उनके भी अकाउंट्स हो, उनके भी सेविंग हो, उनकी भी बचत हो, उनको भी लोन वगैरह मिल सके आसानी से। तो उसी के लिए ज्यादातर बैंकिंग काम कर रही है। इट इज लाइक एनी अदर बैंक, as it can carry out most of the banking functions such as remittance service, mobile banking, ATM cards, net banking, etc. But it is not allowed to issue loans and credit cards. Similarly, it can accept the demand deposits only up to rupees 1 लाख। तो ये जो पेमेंट बैंक है 1 लाख तक का ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, ये जो होती है ना, ये सारे पेमेंट बैंक के उदाहरण हैं। 1 लाख तक का ही ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा का नहीं कर सकते, लोन वगैरह की फैसिलिटी भी नहीं दे सकते। यहां पर ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास बैंकिंग सुविधाएं बहुत कम है, रेयर है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना कि एक्सचेंज बैंक क्या होती है, रीजनल रूरल बैंक क्या है, सेविंग्स बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक और स्पेशलाइज्ड बैंक्स भी हमने जाना। बैंकिंग से रिलेटेड इतना भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो काम फिट, मामला हिट और आंसर हो जाते हैं सुपर हिट। तो उम्मीद करता हूं लिख करके आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे। वीडियोस लगातार आते रहेंगे शॉर्ट कोट्स, टिप्स और ट्रिक्स के साथ। आप जरूर चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।